अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये उर्दू का एक मुहावरा है जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हादसाती या किसी और वजह से बड़ा नाम तो बना लेते हैं लेकिन उनकी शख्सियत, सोच और काम छोटा ही रहता है। हरकतें कमतर और बर्दाश्त होती ही नहीं है। इस मुहावरे की अमली झलक हमें अपने मुआशरे में जगह जगह देखने को मिलती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काम ऐसे करो कि नाम खुद ब खुद पैदा हो, लोग इज्जत देने पर मजबूर हो जाएं, ना चाहते हुए भी आपकी तारीफ करें। लेकिन अगर दर्शन छोटे हों तो फिर शायद कुछ ऐसा होता है जो आजकल मेरे कप्तान की हुकूमत में हो रहा है। हुकूमत को तो लगता है जैसे भुट्टो लफ्ज से एलर्जी सी हो गई है। ये लफ्ज भुट्टो जैसे सारे फसाद की जड़ है। ये लफ्ज भुट्टो शायद नया पाकिस्तान बनने नहीं दे रहा। ये लफ्ज भुट्टो शायद उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला को काम नहीं करने दे रहा। ये लफ्ज भुट्टो शायद तहरीक इंसाफ में फूट पड़वा रहा है। ये लफ्ज भुट्टो शायद हमारी मईशत को चलने नहीं दे रहा। बिलावल जरदारी साहब, जरदारी कबीला बड़ा गयूर कबीला है जी सिंध के अंदर। पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं, लेकिन है तो जरदारी है, तो हम तो उनको जरदारी कहेंगे। वजीर खजाना असद उमर को मईशत से ज्यादा गम इस बात का लाहक है कि एक बेटा अपने साथ अपनी मां का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है। बात यहां ही खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इस बात का दिफा भी किया कि यह कोई गलत बात नहीं है। सबको लगता था, बल्कि सबकी ख्वाहिश थी कि यह बात यही खत्म हो जाए। लेकिन कैसे हो सकता है कि हुकूमत के वजीर कोई बात शुरू करें और मेरे कप्तान इसको एक कदम आगे और ना। बेनजीर का नाम भी तीर की तरह लगता है और कांटे की तरह खटकता है। बेनजीर कौन थी? बेनजीर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उनके बदतरीन दुश्मन भी आज उन्हें अच्छे अल्फाज से याद करते हैं? बेनजीर भुट्टो इस्लामी ममालिक की पहली खातून वजीर आजम, जिन्होंने ज़ियाउल हक जैसे आमिर का ना सिर्फ सामना किया बल्कि डट कर मुकाबला किया। जेलें काटी, अपने बाप की फांसी देखी, वो फांसी जिसे आज भी तारीख अदालती कत्ल कहती है। अपने सगे भाइयों का कत्ल देखा, अजियत बर्दाश्त की, लाहौर के कजाफी स्टेडियम में अपनी वालदा पर होता जुल्म और तशद्दुद देखा। वजीर आजम बनने के बाद अपने खिलाफ गैर आईनी साजिशें देखी। लाख मना करने के बावजूद पाकिस्तान वापस आई। कराची उतरते ही बम धमाके का सामना किया, लेकिन वो डटी रही, आगे बढ़ती रही, जमहूरियत का अलम उठाए रखा, यहां तक कि रावलपिंडी में खुद दहशतगर्दी का शिकार हो गई। इस दुनिया में ना रही, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। बेनजीर भुट्टो पर हमले की खबर सुनकर उनके सबसे बड़े सियासी मुखालिफ मियां नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी रैली मंसूख की और उन्हें देखने अस्पताल चले गए। कारकुनों के साथ गम बांटा, उन्हें तसल्ली दी। इस कौमी साने ने पूरे पाकिस्तान को गम में मुब्तला कर दिया। चाहे वो कोई जियाला हो या मुस्लिम लीग का कारकुन, सब इस गम में बराबर के शरीक थे। सब ने गड़ी खुदा बख्श का रुख किया। अगर कोई नहीं गया, किसी ने भुट्टो खानदान को फोन किया और ना ही उनसे ताज़ियत की, तो वो थे मेरे कप्तान इमरान खान। ये और बात है कि उन्होंने 10 साल बाद अफसोस का इजहार जरूर किया। बिलावल भुट्टो ने अभी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जब शहादत हुई थी, एक सियासतदान थे जिसने मुझे फोन करके अफसोस नहीं किया, वो थे इमरान खान। मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो बड़ी उस वक्त बड़ा बुरा एक अजीब सा माहौल था। एक इंसान की शख्सियत, सोच और बड़ेपन का पता उस वक्त चलता है जब वो ताकत में होता है, बाइख्तियार होता है, हुक्मरान होता है। मेरे कप्तान आज वजीर आजम हैं, ताकतवर हैं, हुक्मरान हैं। आज तारीख ने उन्हें ऐसी जगह खड़ा किया है जहां उनके बारे में फैसला होगा कि वो नाम के साथ साथ कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, सोच के मालिक हैं और बर्दाश्त के मालिक हैं। क्योंकि खबर यह है कि हुकूमत बेनजीर भुट्टो के नाम पर शुरू किए गए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम खत्म करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया नाम। थैंक यू। इंशाल्लाह। बेनजीर भुट्टो, जिनका नाम दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों और शाहराहों पर नस्ब है, मेरे कप्तान की हुकूमत उसे मिटाना चाहती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब खानदानों की माली मदद का मंसूबा है
जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जुलाई 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू किया गया, जिसके तहत हर खानदान को माहाना 2000 रुपए दिए जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इमदाद हासिल करने वाले गरीब खानदानों और उनकी इमदादी रकम में इजाफा किया जाता रहा। इस वक्त 57 लाख खानदान हर माह 5000 रुपए की इमदाद हासिल कर रहे हैं। जब जब ये खानदान माली इमदाद हासिल करते हैं, उनके दिल से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए ही नहीं बल्कि वक्त की सरकार के लिए दुआएं निकलती हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएं निकलती हैं। ऐ मेरे कप्तान, सिर्फ एक लम्हे के लिए तस्वुर करें कि शौकत खानम अस्पताल से आपकी वालदा मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मेडिकल कॉलेज से फातिमा जिन्ना और इरफा करीम टावर से इरफा करीम का नाम हटा दिया जाए तो कैसा लगेगा? इन शख्सियात के साथ कितनी नाइंसाफी होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनजीर भुट्टो का नाम तो उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में भी नहीं हटाया था, जब वो ताकतवर थे, फैसले का इख्तियार रखते थे, मुल्क के वजीर आजम थे। ऐ मेरे कप्तान, आप एहसास की बात करते हैं तो 2 मरतबा इस मुल्क की वजीर आजम रहने वाली शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम भी, उसका भी एहसास करें, उसे इज्जत दें, उसे वो रुतबा दें जिसका ये नाम हकदार है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, अगर कुछ करना ही है तो आप इस मुल्क को ऐसे मंसूबे दे जाएं जिन पर आपके नाम की तख्ती हो, चाहे वो पेशावर की मेट्रो बस हो या बिलियन ट्री सुनामी, ताकि लोग याद रखें कि कप्तान ने अपनी हुकूमत में उनके लिए क्या कुछ किया था। इसके बाद करप्शन साबित हो तो भले बिलावल भुट्टो जरदारी या आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल दें, लेकिन आज मौका है कि लोग आपके बड़े नाम के साथ बड़े दर्शन भी याद रखें। आज के शो में हमारे साथ होंगे मुल्क के मायनात तज्जियाकार, हमारे साथ होंगे एंकर पर्सन फरिया इदरीस साहिबा, आरिफ हमीद भट्टी साहब और अमार मसूद साहब। ब्रेक से वापस वो पूछेंगे कि क्या मियां नवाज शरीफ की रिहाई किसी डील का नतीजा है और क्या सारे मसाइल की जड़ ये लफ्ज भुट्टो है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वोट उठाए, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन वो समझते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर इसका नाम चेंज है तो वी विल चेंज हो गया ना। हम लोग भाई साहब ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसका नाम तब्दील नहीं करना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? ये मुझे नहीं पता उन्होंने कब कहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह इसका नाम तब्दील जरूर करेंगे। खान साहब कोशिश करके देख लें, नाम ये तब्दील नहीं हो सकता है। बेनजीर भुट्टो का कार्ड से नाम हटाया, हर नौजवान बुजुर्ग माए तुझे चैलेंज करेगी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे कप्तान ने अब ये फैसला किया है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकालना है। ये बहुत ज़रूरी है और आखिर इसकी वजह क्या है और क्यों इतनी शिद्दत से इसकी ज़रूरत पड़ गई है, मजीद बात करेंगे। और साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नेंस के हवाले से भी बात होगी। मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह वो कर रहे हैं, क्या सही ट्रैक पे आ रहे हैं अब या नहीं आ रहे, और साथ साथ कुछ नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में भी बात करेंगे, चूंकि नून लीग से भी कुछ गर्मा गर्म खबरें हैं जो प्रोग्राम में आगे चलकर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मेरे साथ आज मौजूद है एंकर पर्सन फरिया इदरीस साहिबा, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तज्जियाकार अमार मसूद साहब भी आज मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास सबसे पहले जाऊंगा। भट्टी साहब, ये क्या जरूरत पड़ गई है कप्तान को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम निकालना उस प्रोग्राम में से इतना जरूरी है? मैं जानता हूं पीपल्स पार्टी के हवाले से आजकल काफी गम और गुस्सा पाया जाता है, गम तो नहीं गुस्सा पाया जाता है, लेकिन ये नाम निकालना क्यों जरूरी है इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, मेरे ख्याल में तो इन हालात में जब मुल्क माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज तलाशे गुमशुदा है, इन हालात में इस किस्म की बातों को नहीं छेड़ना चाहिए था। फोकस करना चाहिए था कि आप अपनी माशियत बेहतर करें, आप इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दें, आप आने वाले जो हालात है उसमें बिजली की लोड शेडिंग, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उनको फोकस करें, डॉलर जो आसमानों पे जा रहा है उसको फोकस करें। इन हालात में मेरा ख्याल है हुकूमतें, मैंने तो हमेशा यही सुना था कि इशू डिफ्यूज करती हैं और अपोजिशन इशू बनाती है, लेकिन हमारे मोहतरम कप्तान इमरान खान साहब न जाने नॉन इशुओं को इशू क्यों बना लेते हैं। इन हालात में अगर कहीं इनकी जेडीए की तरफ से कोई मुतालबा आया भी था तो उसका बड़ा बेहतरीन तरीका था, अच्छा बैठ के इसका फैसला करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। उन हालात से जो चैलेंजेस हैं, जो मैंने इलेक्शन में दावे किए हैं, पहले उनको पूरा करने की कोशिश करूं, बाद में इस तरफ आते हैं। इस तरह तो नवाज शरीफ के नाम की भी हजारों सड़कें ब्रिज बने हुए हैं, फिर सारा कुछ वो भी चेंज करने लगेंगे तो हुकूमत कौन करेगा?
ٹھیک ہے عمار مسعود صاحب، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے ریسنٹلی انٹیریئر سندھ کا بھی اب دورہ کیا ہے، کراچی کے لیے 162 ارب کے پیکج کا انہوں نے اعلان کیا، اور لگ یہ رہا ہے کہ سندھ کو لے کر اب وہ کچھ تھوڑا سا مزید اگریسو ہونے جا رہے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے مستقبل کے اندر کوئی سپیس کریٹ ہونے والی ہے سندھ کے اندر آپ کی نظر میں؟ دیکھیے مجھے تو صرف اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حکومت ہر روز اپنے لیے ایک گڑھا کھودتی ہے اور پھر خود اس گڑھے میں گر جاتی ہے. جیسے عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا، بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک حد تک ابتر ہو چکی ہے. ایسے موقعوں پر آپ کو اس طرح کے فیصلے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ اس طرح کا فیصلہ کریں تو کچھ لوگوں سے مشاورت تو کریں. آپ نے دیکھا ہے یہ فیصلہ کس طرح ہوا ہے کہ جس طرح ایک شہنشاہ اپنی رعایا کو کوئی ایک انعام دے رہا ہوتا ہے، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں جمہوریت میں. کہاں گئی پارلیمنٹ، کہاں گئی قومی اسمبلی؟ خدا کے لیے یار اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں، کچھ ان سے بھی مشورے کر لیں. اور سندھ میں جا کر یہ بات کرنے کی کوشش کہ بے نظیر کا نام تبدیل کر دیں گے. دیکھیے اس ملک کی کچھ ریالٹیز بڑی کلیئر ہیں. بھٹو خاندان سندھ کے عوام میں کے دلوں میں بستا ہے، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں. تو اس وقت جب حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے اس قدر ہر جگہ پشیمان ہو رہی ہے، آپ کو یہ ایک نیا دوراہا، ایک نئے چوک پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ حکومت کی مزید تذلیل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سندھ میں پینیٹریٹ کر لیں گے، سندھ میں پینیٹریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام چینج کر دیں گے، تو پھر یہ بہت ہی امکانہ بات ہے. آپ نے جو 162 ارب روپے کا پیکج اعلان کیا، پیکج تو وہاں پہ بہت عرصے سے اعلان ہو چکے ہیں. زرداری دور میں بھی ہوا تھا 128 ارب کا، 150 ارب کا نواز دور میں ہوا تھا، 162 ارب کا آپ نے کر دیا. لیکن اس ملک کی، اس صوبے کی یہ حالت ہے، جو شہری علاقہ ہے وہاں سے آپ کوڑا نہیں صاف کر سکتے، جو دیہی علاقہ ہے نہ وہاں اسپتال ہے، نہ سڑک ہے، نہ سکول ہے. تو آپ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کر کے سندھ میں ترقی لانا چاہ رہے ہیں. پھر آپ مجھے اجازت دیجیے گا، بلکہ سیاسی مشیر کوئی نہیں ہے، آپ ذاتی طور پہ خود کچھ حملے کرتے ہیں اپنی پارٹی پہ. ٹھیک ہے فریہ، میں I want to be the devil's advocate over here. میں تھوڑا سا سوچنا چاہتا ہوں ایک پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے طور پہ. اب وہ کارکن کیا سوچتا ہوگا؟ وہ یہ سوچتا ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو پولیٹیکل مائلیج کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا تھا، کچھ حد تک کیا تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کیا تھا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں جب کسی گلی محلے میں جاتا ہوں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام استعمال کر کے وہاں پہ ووٹ مانگا جاتا ہے. اب یہ جس میٹنگ کی فوٹیج ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی بھی تھی، وہاں پہ جو لوکل ظاہری بات ہے ان کے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ نام ہٹائیں، کیونکہ بار بار لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، ہمیں پیپلز پارٹی کے ایریاز میں پینیٹریٹ کرنے میں مشکل ہوتی ہے. کیا یہ اعتراض جائز ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کا کہ وہ یہ کہے کہ جناب آخر ایک پارٹی کی رہنما جو ہے وہ پولیٹیکل سربراہ ہیں، وہ سابق سربراہ ہیں، میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں جا کے اپنی پولیٹیکل کیمپین کو رن کر سکوں جب ان کے نام سے پیسے بانٹے جا رہے ہیں؟ تھینک یو منصور. ایک تو مجھے اب لگنا یہ شروع ہو گیا ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی نیڈلیس بحث میں ہمیں ڈال دیا گیا ہے. مثلا یہ نیم چینج کو آپ لے لیں، یہ آج سے نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا پی ایم ایل این نے جب چارج لیا تھا، جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تب وہ تنقید کرتے رہتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ، اور جب انہوں نے چارج لیا تھا تو یہ اس وقت بھی ہم نے بحث سنی تھی کچھ حلقوں میں کہ تبدیل کر دیا جائے. یہی پولیٹیکل پارٹیز کہتی رہی تھی، پی ایم ایل این کہتی رہی تھی کہ یہ ایک ووٹ خریدنے کا طریقہ ہے. پھر جب وہ حکومت میں آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اس پروگرام کی بڑی فار ریچنگ امپلیکیشنز ہیں. آج آپ نے ماروی میمن صاحبہ کی ٹویٹس بھی دیکھی ہوں گی جو اس کو ہیڈ کر چکی ہیں، وہ بھی بتا رہی تھی کہ انٹرنیشنلی کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ کو ریئلسٹکلی سپیکنگ مشکل ہوگا نام تبدیل کرنا. لیکن یہ بحث کیوں چھوڑ دیتی ہے پی ٹی آئی ایسے وقت میں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب ایک دفعہ ہم نے سنا کہ پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ ان کی لیڈرشپ کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کیسز بہت مضبوط لگ رہے ہیں اور کسی وقت بھی گرفتاری ہونے جا رہی ہے، تو انہی کے کچھ لوکل لیڈرز نے ایک عجیب و غریب قسم کے بیانات دینا
دینا شروع کر دیے کہ ہم جا کے حکومت ہی گرا دیں گے, سندھ کی حکومت گرنے جا رہی ہے. پھر ایک بہت اسی قسم کے عقل مند کچھ لوگ تھے جنہوں نے 18ویں ترمیم کا قصہ چھیڑ دیا تاکہ اور موقع ملے پولیٹیکل مائلیج لینے کا دوسری طرف. اور تیسری دفعہ اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت یہ بات چل رہی ہے کیسز کی تو بے نظیر انکم سپورٹ کا نام آ گیا ہے. سو ٹائمنگ کے اوپر میں مطلب بے وقوفی کے ٹائمنگ کے اوپر فل مارکس دوں گی میں فار دس ڈیبیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا یہ ایک سنجیدہ پوائنٹ ہے. یقیناً یہ میں نے بحث سنی پی ایم ایل این کے دور میں بھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت پھر یہ سوچ سمجھ کے ہی دیکھا گیا کہ اسی نام کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. جی مجھے اجازت. عمار صاحب آپ جلدی سے بات اپنی کیجئے, میں پھر ذرا بھٹی صاحب کے پاس جاؤں گا. جی آپ بات کیجئے اپنی. ہاں دیکھیے, ایک بات تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بے نظیر صرف پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. اور بہت سے لوگ جو شاید پیپل پارٹی سے ایگری نہ کرتے ہوں, ان کی کرنٹ پولیٹکس سے ایگری نہ کرتے ہوں, بے نظیر کا احترام ان کے دلوں میں یقیناً موجود ہوگا. تو آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے اگر سندھ میں پینیٹریٹ کرنا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحریک انصاف موٹر وے, تحریک انصاف تعلیمی منصوبہ, تحریک انصاف جو ہے صحت کا منصوبہ, اگر آپ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو اپنے منصوبوں کا آغاز کریں. دوسروں کے منصوبوں کا نام چینج کرنے سے اگر آپ کا پولیٹیکل مائلیج لینے کا ارادہ ہے تو اس میں صرف اور صرف خجالت ہی آپ کو نصیب ہو. سر مجھے اجازت دیجیے گا. بھٹی صاحب میں آخر ابھی آپ تھوڑی پہلے جب آپ بھٹی صاحب کامنٹ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مسئلہ گورننس کا ہے. دراصل میں گورننس والی سائٹ سے میرے کپتان جو ہیں وہ مار کھا رہے ہیں, پارٹیوں کی وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی, عثمان بزدار صاحب اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے اس قسم کے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. تو سر غلطی کس سے ہوئی ہے پھر, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری اپنی میڈیا کے اندر بھی ایک طبقہ تھا جو ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان آئے گا, تبدیلی آئے گی, حالات بہتر ہو جائیں گے. کیا وہ نیریٹو غلط ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں منصور کہتے ہیں نا, لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو ظلمت نہ لکھنا, لاکھ کہتے رہیں ظلمت کو ظلمت نہ لکھنا, ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا, ہم نے سیکھا نہیں پیارے با اجازت لکھنا. نمبر ایک تو میری ایک گزارش ہے کہ فریہ نے جو کہا نا, بات یہ ہے کہ نام چینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, سندھ میں کوئی طوفان نہیں آئے گا, لیکن یہ حالات نہیں ہے. کیا پہلے تو ہمارے کپتان یہ بتائیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے الیکشن کمپین کے دوران, ان میں سے کون کون سے پورے کیے؟ انہوں نے کہا تھا ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, گیس اور قیمت بڑے سمجھو آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے, گڈ گورننس دوں گا. تو ان 8 مہینوں میں عثمان بزدار صاحب پر تو میں تنقید نہیں کرتا, میرا خیال ہے بادی النظر میں, یہ میری رائے ہے, اختلاف رائے آپ لوگوں کی حق ہے, کہ عمران خان صاحب خود عثمان بزدار پلس ثابت ہو رہے ہیں. نہ گڈ گورنرز ہے, نہ ایجوکیشن جو نظام تعلیم پورے ملک میں ایک ہوگا, میں نے اس کی طرف ایک سٹیپ دیکھا ہے, نہ انصاف کے لیے ایک سٹیپ دیکھا ہے, نہ صحت کے لیے, نہ تعلیم کے لیے, نہ روزگار کے لیے. یہ کس طرح چلے گا؟ اس طرح نہیں چلے گا. اب انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپوزیشن میں الزامات لگاتے ہیں, حکومت ڈلیور کرتی ہے. لوگوں کو جب تک جمہوریت کے ثمرات عام شہریوں کی گھروں تک نہ پہنچے تو جمہوریت کوسچن مارک ہو جاتی ہے, اس پر سوالات اٹھنے لگتے ہیں. کوئی بھی جرنلسٹ یا عام شہری پابند نہیں ہوتا کسی جماعت کا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے. خدارا اس مخالفت برائے مخالفت کی سیاست سے الگ ہو جائیں, ڈلیور کریں, ورنہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ماضی میں 2-3 حکومتوں کے ساتھ ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, لیکن بھٹی صاحب کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ وہ گڈ گورننس نہیں ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا, اس طرح نہیں پرفارم کرنا تھا. بہرحال بات جہاں پہ عوام کے مسائل حل کرنے کی آتی ہے تو صرف عمران خان صاحب ہی اس الزام کے اندر نہیں آتے. نواز شریف صاحب کی پارٹی مسلم لیگ نون, جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اور اب جب وہ اس وقت رائیونڈ میں موجود ہیں تو یہ بات کہیں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. یہ بات آج بھی گونج رہی ہے, چاہے اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, کہ یا تو ڈیل ہے یا ڈھیل ہے. یہ بات, یہ نیریٹو نواز شریف صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک وہ جیل سے باہر رہیں گے. مزید اب اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عمران خان صاحب کی گورننس کی بات ہو رہی ہے, آگے بھی ہوگی جا کے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا نام چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کے حلقوں کے اندر. کچھ اس بارے میں بات کیا, ذرا کچھ مسلم لیگ نون کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمار مسعود صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب باہر آ گئے, اس ساری چیز کے بعد, ان کے باہر آنے کے بعد آپ کے خیال میں
मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मुश्किलात आसान हो गई हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनके बाहर आने से मुश्किलात आसान हो गई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डील वाली बात जो इसका आपने इब्तिदा में जिक्र किया उसका कुछ हो सकता है। डील अगर होनी होती तो ये लंदन से वापस आकर खुद जेल में ना जाते। अच्छा। अब जो हुआ है वो जाहिर है तिब्बी बुनियादों पर हुआ है और होना भी चाहिए था। इससे अब सवाल ये है कि आगे क्या होता है। तहरीक इंसाफ के नैरेटिव उसी तरह अपना वो करप्शन की बात पर कायम है और मुस्लिम लीग नून उसी तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम है। मेरा नहीं ख्याल कि इस जमानत से बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल माइलेज या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6 हफ्ते की जमानत है, उसके बाद फिर उन्होंने जेल जाना है। उस दौरान अगर उनका इलाज बेहतर तरीके से हो गया, तबीयत उनकी ठीक हुई तो फिर ठीक है, वरना फिर वो अपनी दरखास्त वगैरह जमा कराएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग का नैरेटिव बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मुस्लिम लीग नवाज की वजह से तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान पहुंच रहा है। तहरीक इंसाफ को अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो तहरीक इंसाफ की वजह से पहुंच रहा है। आप खुद देखिए कि इतने अरसे में जो मईशत का हाल हो गया है, महंगाई का जो हाल हो गया है, बिजली, गैस और पेट्रोल, और इन्हीं चीजों के बारे में ये तकरीरें किया करते थे। और आप इन हालात में वजीर खजाना अगर ये बयान देते हैं कि वो अवाम की चीखें सुनाई देंगे, तो मतलब ये कुछ सैडिस्ट प्लेजर ले रहे हैं इससे। इसके अलावा आप देखिए स्टॉक मार्केट कहां जा रही है। कोई तरक्याती मंसूबा आप मुझे बता दें जो शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा तरक्की हमने क्या सुनी है कि बकरियां दे देंगे, मुर्गियां दे देंगे, अंडे दे देंगे, गाय दे देंगे, भैंसे दे देंगे। इसके मवेशियों के अलावा कोई तरक्याती मंसूबा इनके पास है? अभी तक मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ठीक है, आपने जब आरिफ हमीद भट्टी साहब से सवाल किया था, उसमें एक नुक्ता जरूर था कि बहुत सारे लोग तज्जियाकार ऐसे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये आकर कह रहे हैं कि हमने 5 साल इनको सपोर्ट किया और उसके बाद जो कुछ हो रहा है अब हम उस पर शर्मिंदा हैं। ये बात इतनी सहल नहीं है। 5 साल अगर आपने तब्दीली के सुनहरे ख्वाब दिखाए हैं, बेशक आप एंकर हैं, तजियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, तो फिर आप इस जुर्म में जो मुल्क की हालत हुई है, आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मंसूर ये कौन सा बात कर रहे थे? अमार मसूद साहब बात कर रहे थे? अमार साहब को कहो कि ना तो मुझे कहें, ना जर्नलिज्म सिखाएं, ना इनका कोई नाम है, ना इनके क्रेडिट पे कुछ है। ये मुझे सहाफत सिखाएंगे? कल के बच्चे नाम लेकर नौकरी लेने वाले मुझे सिखाएंगे? भाई मेरी एक राय थी, वो जो तकरीरें कर रहा था, मैं कह रहा था अच्छा इंसान है, सच बोल रहा, उन्होंने नहीं डिलीवर किया तो मैं ये राय दे रहा हूं। अब इन्हें क्या क्लासे किसी और को सिखाए, यहाँ अपने क्रेडिट में खबरें ले आए और मेरे क्रेडिट की ले आए, तो दोनों में से एक साफत छोड़ दे। अब ये मुझे इन जैसे ना पैदा बच्चे, ना बालक बच्चे अब मुझे आके साफत सिखाएंगे। अच्छा अमार मसूद ये होते कौन है ये बात कहने वाले? ये होते कौन है कि मैं कौन सी राय रखता हूँ? इनकी जुर्रत कैसे हो गई? अमार मसूद साहब अपनी राय दे जो मेरे से 10 दफा इख्तलाफ करे। ठीक है, अमार मसूद साहब जी। पहली बात तो ये है कि मैंने आरिफ हमीद भट्टी साहब का नाम नहीं लिया, उन्होंने मेरा नाम लिया है, तो जवाब देना मेरा हक बनता है। हाँ, लिया है, ये बात बड़े वसूख से कही है और बड़े, अब मुझे बात करने देना भट्टी साहब, बात करने दें, आप अपनी बात कर चुके हैं। बड़े वसूख से ये बात की है कि जिन लोगों ने बड़ी तसल्ली से हमें 5 साल ये ख्वाब बेचा है, वो भी इस मुल्क की मईशत की जो हालत हुई है उसमें सजावार हैं, वो भी मुजरिम बनते हैं। ये कैसे हो सकता है कि 5 साल के बाद आप अचानक आके ये कहें, 5 साल के बाद आप अचानक आके ये कह दें कि नहीं मेरा कसूर नहीं था, मेरे से गलती हो गई थी। अच्छा जी 5 साल हमें नहीं पता था ये इस तरह हो जाएंगे। आपने मीडिया में ये नैरेटिव बनाया है, आपने लोगों को ये सिखाया है, और आप अगर अपनी गलती में तो आप सिर्फ शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा। आपने प्रोग्राम निकाल के उनके क्लिप्स निकाल के लोगों को दिखाने चाहिए, तब पता चलेगा कि सहाफत क्या होती है, जर्नलिज्म क्या होता है। और तुम्हें सहाफत की एबीसी आती है क्या? पिद्दी और पिद्दी का छोड़। अच्छा, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, तुम होते कौन हो? आप दोनों नहीं मंसूर, मेरी राय है, मैं जो मर्जी दूं, ये होते कौन है? भट्टी साहब ने सहाफत की क्या है? नहीं भट्टी साहब एक मिनट, मेरे आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों काबिल एहतराम हैं, आप दोनों की अपनी राय है और आप दोनों की राय का हम लोग एहतराम करते हैं। का चमचा होगा ये हो, आपस मैं में तरीके इंसाफ से पैसे नहीं लेते इस चमचे को अपने
मैं अल्लाह के करम से नबी के सदके साफत में आया हूं। आप लोग दोनों काबिल एहतराम है, आप दोनों की राय बेशक मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों काबिल एहतराम। आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल डिस्कशन की तरफ मत जाइए। तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुमसे बिलो द बेल्ट ना बात की जाए। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों सीनियर लोग हैं, हम आप दोनों की बड़ी एहतराम करते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मेरे ख्याल में उस दौरान थोड़ा सा हम टेम्पस को कूल डाउन करते हैं, फिर पास जाते हैं और इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी नैरेटिव की, किस नैरेटिव को किस तरह सपोर्ट किया जाता है, और अमार मसूद साहब ने यहाँ पे एक डिबेट की। उन्होंने कहा कि जनाब वो लोग भी उतने ही कसूरवार हैं जिन्होंने इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, और अगर वो गलतियां कर रही है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो वो लोग भी उतने ही कसूरवार हैं। फरिया, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये तज्जिया इस तरह दुरुस्त है? क्योंकि थोड़ा सा मैं इस बात पे जरूर इख्तलाफ करता हूं कि अगर कोई इमरान खान साहब को सपोर्ट करता भी रहा है, बेशक मैं ये बात ऑन एयर कह रहा हूं कि मैं आज उनके ऊपर बहुत कड़ी तनकीद करता हूं, लेकिन चंद तज्जियाकारों को इस बात के ऊपर टारगेट करना कि जनाब आप उस वक्त इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते थे, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैं ये समझता हूं कि वो लोग भी एक बेहतरी चाहते थे। मैं इख्तलाफ रखता हूं बेशक उनकी राय के साथ, और बहुत से लोग आज, ये भट्टी साहब ने भी फरमाया, मैं हसन निसार साहब की बात सुन चुका हूं, वो भी ये कह चुके कि जी हमने गलत किया, हमने उनको सपोर्ट किया, वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहे। लेकिन क्या उनकी नीयत के ऊपर भी शक किया जाए कि जनाब आप लोग दरअसल में आपकी नीयत ही खराब थी, आप इस बंदे को लाना चाहते थे, वो एक बेहतर पाकिस्तान की सोच के साथ आगे आए। देखिए, बहुत सारे लोगों का, जब मैं भी पाकिस्तान में जर्नलिज्म शुरू किया तो मेरा ख्याल था कि मैंने अपना ओपिनियन कभी देना ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है। इन टाइम आई रियलाइज के बीइंग एन एनालिस्ट इज डिफरेंट देन बीइंग अ रिपोर्टर। रिपोर्टर्स आर देयर टू गिव फैक्ट्स, एनालिसिस आपका एक ओपिनियन है, तभी आप कॉलम्स लिखते हैं, तभी आप एज एन एनालिस्ट शो करते हैं, जिसका फॉर्मेट यही है कि आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं। और अगर आप ओपनली डिक्लेयर एजेंडा में बता रहे हैं कि मैं समझता हूं कि ये शख्स ये कर सकता है, तो ये आपका राइट है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, पैनामा में हमने देखा कि बिल्कुल अलग अलग साइड पे लोग खड़े हुए नजर आए, हमने और कितने ओपिनियंस में डिवाइडेड रूल्स देखे। ओपिनियंस ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप यूएसए में चले जाएं, प्रो ट्रम्प का अलग है, वो अलग है। तो बाद में अगर जब आपको महसूस हो मैंने गलती की थी, आप उसको मान लें, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपने तो बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। अमार साहब, आपके ख्याल में क्या इस बात की गुंजाइश तो किसी को देनी चाहिए कि अगर बेशक उसने कोई तज्जिया दिया हो या वो नेक नीति के साथ एक अच्छे तब्दीली के लिए किसी को सपोर्ट कर भी रहा हो सकता है वो कल को अगर गलत साबित हो जाए तो उसमें बुरी बात तो नहीं है, आप उसकी सहाफत के ऊपर तो उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, आप उस बात को समझ नहीं रहे जी। देखिए, अब मेरे से कोई खबर, आपने अमार साहब आपने एक लाइन बोली, आपने कहा कि आज अगर मुल्क के हालात खराब हैं, आपने कहा अगर आज मुल्क के हालात खराब हैं तो उसमें वो लोग भी उतने बराबर के जिम्मेदार हैं। मेरा उससे जरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल सही है आपका इख्तिलाफ सर आंखों पे। मेरे कहने का सिर्फ ये मकसद था कि देखिए, एक खबर आपकी गलत हो जाती है, एक नारा आपका गलत हो जाता है, एक प्रोग्राम में आपसे गलती हो जाती है, और ये गलतियां चूंकि ह्यूमन बीइंग्स है, ये गलतियां होती हैं। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इस पे माफी मांग लें या शर्मिंदा हों। ये एक दफा की बात है, 2 दफा हो गया, 10 दफा हो गया, लेकिन आप मंसूर खुद इस मीडिया का पार्ट हैं। आपको पता नहीं है कि 5 साल से बाकायदा एक कैंपेन बनाकर तब्दीली के समरात लोगों को दिखाए गए थे। अच्छा, अब जब हर रोज के प्रोग्राम में सेम विद पीपल्स पार्टी, यू कांट जस्ट से एक पार्टी के साथ है, फिर हम आपको सिविल मिलिट्री में भी अलग अलग लोग नजर आएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट पीटीआई। देखिए, जब आप अपने तौर पर एक तजिया दे रहे हैं, उस तजिए के गलत होने के इम्कानात हैं। जब आप कैंपेन के तौर पर 5 साल तक मुसलसल एक ही तरह की हैमरिंग करते रहे लोगों के जहनों में, और आप लोगों को बताएं कि तब्दीली आएगी तो जाने इस मुल्क में क्या हो जाएगा, तो फिर अब इस तब्दीली का भी साथ देना, फिर ऑन करें असद उमर को, फिर ऑन करें स्टॉक मार्केट को, फिर ऑन करें मईशत की बदहाली को, फिर कहें कि मुर्गियों की वजह से मईशत तरक्की कर जाएगी, फिर कहें कि भैंसे बेचने से मईशत तरक्की कर जाएगी, फिर ऑन करें ना। अब 5 साल के बाद अचानक माफी मांग के आप मुबर्रा नहीं हो सकते। मुझे इजाजत दीजिएगा अमार साहब, मुझे इजाजत दीजिए। आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनका बेसिकली पिन पॉइंटिंग यही है कि जनाब ठीक है, तज्जिया गलत हो गया किसी के। मैं इस शख्स का नाम ही नहीं सुनना चाहता। चले आप अपना जवाब दीजिए, आप अपना सर जवाब दे दीजिए। मेरी नंबर 1 तो खबर और तज्जिए में फर्क होती है। मैंने हुसैन नकी
हुसैन नकी जैसे लोगों से थोड़ा सा कलम चलाना सीखा है, ठीक है, IAH राशिद साहब से सीखा है। एक गुजारिश है कि जर्नलिस्ट का काम खबर देना और तजिया देना है, नतायज की जिम्मेदारी नहीं, वो थानेदार या जज नहीं होता। ठीक है। 5 साल जो इमरान खान ने कंपेन चलाई करप्शन के खिलाफ, आज भी मैं कह रहा हूं कंपेन उन्होंने ठीक चलाई, माफिया के खिलाफ हाथ उठाया। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे तो मैं कह रहा हूं नहीं डिलीवर कर रहे। इसमें अगर वो डिलीवर नहीं करे, जर्नलिस्ट उसका पार्ट थोड़ा, मैं उसका ना स्पोक्समैन हूं, ना वर्कर हूं, ना मजारा हूं ना। अगर आज एक आपने पूछा कि बेनजीर को मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, हो सकता है पीटीआई के लोगों के ख्याल में होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट का काम होता है इंफॉर्मेशन बेस पर हकायक देना, लोगों तक पहुंचाना, रिजल्ट नहीं देना। अगर आज नवाज शरीफ जलसा करेगा तो हम कहेंगे उसने कंपेन चला दी, उन्होंने पिंडी से लाहौर तक चलाई रैली, हमने उसको काजी वो भट्टी साहब एक सवाल, भट्टी साहब एक सवाल आपसे, या नाकाम होते हैं उसमें मैं और मंसूर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब। भट्टी साहब एक सवाल यहाँ पे, आप मेरे सीनियर हैं, मुझे गाइड कीजिएगा कि अगर हम किसी की गलती की निशानदही कर रहे हैं, चले ठीक है ये दुरुस्त है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी हो या इमरान खान हो, ये दुरुस्त है, लेकिन क्या एक जर्नलिस्ट उस लाइन को अबूर नहीं कर जाता जब वो ये कहता है कि ये बहुत गलत है लेकिन ये बहुत अच्छा है, तुम इसको सपोर्ट करो और तुम इसको वोट देना शुरू करो? और मैं ये किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, ना नून लीग की ना पीटीआई की। आपके ख्याल में वहां पे एक जर्नलिस्ट का, एक एंकर का या तज्जियाकार का रोल ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाता अगर वो किसी को एक्चुअली सपोर्ट करना शुरू कर दे? नहीं, जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना बनता ही नहीं। देखें, वजीर आजम इमरान खान साहब हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, बेनजीर हो, नवाज शरीफ हो या सदर मुशर्रफ हो, हमारा काम है हुक्मरान जो भी वक्त था, हुक्मरान वक्त जो उसने वादे किए उन्हें याद दिलाना, अगर पूरे नहीं किए तो उसकी निशानदेही करना। बिल्कुल, ये मेरी बेसिक असल मुझे जिम्मेदारी, मुझे साफत ये सिखाई गई है। अगर वो अपना वादा करके पूरा नहीं करते तो ये जाने अवाम जाने, जो अगली दफा उनको ना वोट दे, इमरान खान को नेक्स्ट टाइम ना दे, नवाज शरीफ को ना दे, मेरे को। तो दूसरी बात, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूं, डील हो चुकी है, डील हो चुकी है। आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। एक कम से कम 100 लोगों, आईनी माहिरीन से पूछे क्या ऐसी नवीद कहीं मिलती है कि 6 हफ्ते के लिए डिप्रेशन की वजह से बेल दे दी गई और 20 करोड़ अवाम टेंशन का शिकार है, रोजाना बिजली गैस पानी बढ़ती है, हर घर में इसका इस्तेमाल है। हाँ। और भाई ये मिसालें भी कभी हुई है। और डील की आखिरी रीजन मैं बताता हूं, इमरान खान साहब फरमाते थे पेशावर मेट्रो में करप्शन, ऑरेंज में करप्शन, 56 कंपनियां, लैपटॉप मैप और 10-12 सारे केस आहिस्ता 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 जमीनों बन्नों मट्टी नीचे दफन हो गए। हमजा साहब ने अपील की, उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिल गई, शहबाज साहब को भी मिल गई। एक ऐसा रेफरेंस मुझे दे दीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा आप या फरीहा साहिबा, के स्ट्रेस की बेस पे कैदी को 6 हफ्ते की बेल मिली हो। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक क्वेश्चन, भट्टी साहब मैं क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, एक आपसे क्वेश्चन, मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जब हम ये बात, फरिया ने भी अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जनाब ये डील का नतीजा है, आपने भी यही फरमाया, अगर ये वाकई डील का नतीजा है तो फिर ये तज्जिया मुझे एक आम पाकिस्तानी को ये समझने पे मजबूर करता है कि दरअसल में फिर जो कुछ भी हो रहा है वो पुतली तमाशा हो रहा है सबके सामने, ये फैसले कहीं और होते हैं। और अगर वाकई ये फैसले कहीं और होते हैं, और एक मिनट मेरी बात, अगर ये वाकई फैसले फिर कहीं और होते हैं तो फिर क्या नवाज शरीफ को जो सजा हुई वो भी फैसला कहीं और हुआ था? नहीं, मेरी अर्ज सुन ले। नवाज शरीफ साहब जब मुशर्रफ दौर में डील करके गए, कहीं आपने पहले सुना था डील हो रही है, या उन्होंने खुद तस्लीम किया था? क्या जरदारी साहब जब 2007 में वापस आए कियानी के साथ डील करके नहीं आए? क्या आपने इन पार्टियों के मुंह से सुना था हमने डील करके आया? ठीक, डीलें तो होती रही है, एक हिस्ट्री है। इस हकायक से मैं और आप कैसे चश्मपोशी नहीं, लेकिन भट्टी साहब क्या वो सजा भी किसी डील का नतीजा थी? नहीं, वो सजा मेरी अपनी राय बड़ा जेन्युइन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जब आप डील का समझेंगे। मेरी नजर में करप्शन उन्होंने की है, ये मेरी राय है। जेआईटी की नहीं सर, सजा डील है, क्या सजा डील थी? भट्टी साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपकी नजर में, आपके तज्जिए में, क्या नवाज शरीफ को जो सजा दी गई क्या वो भी किसी डील का नतीजा थी? अगर रिहाई डील का नतीजा है तो फिर क्या सजा भी डील का नतीजा थी? मैंने गुजारिश की है कि हर चीज में डील तो नहीं, सजा मेरे ख्याल में एविडेंस थे, हर होते हैं, लेकिन ये जो बेल हुई है उसकी मैं रीजन बता रहा हूं ना, मैं कोई अपने पास नहीं बता रहा। यहाँ तो मुझे एक रेफरेंस कोड कर दे जी, इस आदमी को स्ट्रेस होने की वजह से बेल मिली है। ठीक है, ठीक है,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب آپ کا، فریہ ادریس صاحبہ، عمار صاحب آپ کا۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی، اختلاف رائے ہے، بے شک اختلاف رائے سب کا حق ہوتا ہے، لیکن کسی پہ بھی کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، اور جس طرح تجزیہ کاروں کے درمیان بھی آپس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سیاستدانوں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن وہ اختلاف رائے اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے کہ کسی اچھے کام میں، کسی نیک کام سے آپ اگلے کی تختی اتارنا چاہیں، کیونکہ آپ کو اس نام سے مسئلہ ہے، چاہے وہ بھٹو ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو ہو۔ نام ہٹانے سے کام نہیں بنتا، اپنی سوچ کو بڑا کیجئے، کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔